एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानियों के सफरनामे में। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 3। 10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यही थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताती चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनियों के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीदकर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक तो वह आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपने सेविंग के पैसे से एक बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज्यादातर पैसे ऐसी ही कंपनियों में लगाए थे जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसीलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह यह एक कंपनी को अगले 2-3 साल तक चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेके उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसीलिए बचाएंगे कि खूब घूम पाएं। खैर, यह तो हुई सुदीप के बारे में बात। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आएगा। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाएगा, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवाते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है
तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाके रोएं और हमें कौन चुप कराएगा। खैर, चित्रा का फोन नहीं आया। सुदीप की प्लानिंग के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज़्ज़ेरिया कैफे में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफे के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और बैठने के लिए पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा के शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे वैसे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है वैसे मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी। और अगर हुई भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है? चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज़्ज़ेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें खत्म हो गई हैं, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़काया। सुदीप ने कहा कि रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के रेट कभी खराब नहीं करने चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं था। जब ऑटो लंका से निकला तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो को रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विद लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली 10-10-10। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं, तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली किताब मुझे भेज देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10-10-10 है। ऐसा दुनिया के हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, हाँ, कभी कभी। वैसे मेरी तो शादी हो चुकी है, पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलाने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात सुनकर जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई थी सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा की शादी के बाद डाइवोर्स भी हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में रह न पाती। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका,
बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसके पति दोनों कॉलेज में एक साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डाइवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। डाइवोर्स ना होना शायद ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वह कभी ना कभी किसी न किसी बात पर लड़ लिया करती थी। थोड़ी मुंहफट थी तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम, पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति क्योंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डाइवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी ना कर पाने की वजह से जिंदगी में ठीक ठाक दुखी भी थी वैसे वो। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहाँ चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो चला दिया था। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि वो होटल जा रहे हैं। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे ही केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकालकर दे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वह कभी बाद में कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा था। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। चित्रा ने कहा, नहीं, आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लगा था। अजीब नहीं लगता अगर उसे पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां मिलती थी उसको। वे उससे ज्यादा उसके पैसों में इंटरेस्टेड थी। यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन किया। सुदीप वॉशरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने को कर दो, दारू तो है ही मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, बैग में दारू लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसीलिए सोचा था कि आज साथ पिएंगे। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया है। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे एलर्जी हो जाती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा तुम्हें। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वो शायद ना पीता। लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप मना नहीं कर पाया। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चेयर्स कर चुके थे। चेयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन रो क्यों रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, मना तो तुम कर नहीं सकते और माना कि तुम बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन मैं भी छोटी मोटी लेखिका हूं। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है मुझे। नाटक मत करो और बताओ।
इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कथा शुरू करी, जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।